Hello students, welcome my YouTube channel Sri Vishwanath Group of Institutes. I myself Dr. विशाल सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन, और इसके पहले भी जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे तो वहाँ पे हम लोग श्वसन के बारे में पढ़े थे, लेकिन आज पुनः उसका रिवीजन करेंगे और एक नए तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं श्वसन है क्या। श्वसन की अगर हम बात करें तो श्वसन एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस से जो भी फूड मटेरियल बना होता है, जैसे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, उस ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में जो संचित ऊर्जा होती है, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट में जो संचित ऊर्जा होती है या गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, उस एनर्जी का उपयोग करके प्लांट्स अपनी सभी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन से किस तरीके से फूड प्रोडक्ट या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, फिर उस कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं, जैसे फूड प्रोडक्ट का बनना या ग्लूकोज का बनना, यह फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत आता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब होती है तब वहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण होता है। जबकि रिस्पायरेशन के केस में क्या होता है, उसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को उपयोग करके प्लांट्स अपनी दैनिक क्रियाओं को संपन्न करता है। अब इन सभी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया होती है। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो जहाँ पे ऑक्सीजन का उपयोग किया जाए, जैसे यहाँ पे रिस्पायरेशन के केस में दो फिगर में दो पार्ट हैं, एक तरफ फोटोसिंथेसिस दिखाया गया है, दूसरी तरफ रिस्पायरेशन दिखाया गया है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज किया जाएगा, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके निकाला जाएगा या अलग किया जाएगा, तो वहाँ पे होगा रिडक्शन। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या हो रहा है, रिडक्शन की क्रिया हो रही है, जबकि रिस्पायरेशन की क्रिया में ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिलकर के भोज्य पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के द्वारा जो भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है वह आपका ग्लूकोज होगा, और इसी ग्लूकोज का उपयोग यहाँ पे रिस्पायरेशन में किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए। अब इन दोनों प्रक्रियाओं को हम समझते हैं अलग अलग। जैसे फोटोसिंथेसिस के केस में क्या है, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस के केस में क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है कि यह एक निर्माणकारी प्रक्रिया होती है। निर्माणकारी प्रक्रिया का मतलब है कि सिंपल मॉलिक्यूल, यानी जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके केमिकल रिएक्शन करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। और क्या होता है यहाँ पे, सिंपल मॉलिक्यूल जो होता है वो कन्वर्ट किस में होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में। अब जब ग्लूकोज का निर्माण होता जाएगा, जैसे जैसे ग्लूकोज का निर्माण होता जाएगा, उस पौधे का ड्राई वेट बढ़ता जाएगा। ड्राई वेट का मतलब क्या है, यानी कि पूरे पौधे का जो भार होगा, यानी पूरे पौधे को सुखाने के बाद जो भार बचता है वह ड्राई वेट कहलाता है। तो जिसमें जितने ज़्यादा ग्लूकोज का निर्माण होता है उसमें उतने अधिक ड्राई वेट बनता है। तो इसका ये इम्पॉर्टेंट है कि जिस पौधे में ग्लूकोज का निर्माण अधिक होगा, उस पौधे में अगर हम फसल की बात करें तो उसमें हेल्दी सीड्स बनेंगे, अच्छे सीड बनेंगे। और जिसमें ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा या अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हुई, तो उसमें जो सीड बनेगा वो लाइट वेट होगा, यानी हल्के वजन का होगा। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस मीन्स कि यहाँ पे एनर्जी का उपयोग किया जाता है, यानी सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है, उस सनलाइट की एनर्जी का उपयोग करके एक क्रिया संपन्न की जाती है। मीन्स फोटोसिंथेसिस होता कब है, जब प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है उस मॉलिक्यूल की उपस्थिति में सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अगली अगर हम प्रोसेस करें, इसका अपोजिट रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेशन के केस में क्या हो रहा है, रिस्पायरेशन के केस में जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पे कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या है,
कि कैटाबोलिक प्रोसेस में यह एक विखंडनकारी क्रिया है या हम कहें विनाशकारी प्रक्रिया है। मीन्स क्या हुआ कि जो ग्लूकोज वहाँ पे बना था, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्लूकोज बना था उस ग्लूकोज का विखंडन होगा, यानी कि वो टूटेगा, और टूटने के परिणाम स्वरूप मिलेगा क्या, हमको एनर्जी मिलेगी, यानी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी जो एटीपी के फॉर्म में मिलेगी। अब यह कैटाबोलिक प्रोसेस है। अगला क्या है, यहाँ पे कैटाबोलिक प्रोसेस होने से होगा क्या, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट किस में होगा, वह सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, सिंपल मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा था कॉम्प्लेक्स में, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो बना कहाँ था, फोटोसिंथेसिस से। अब वह कन्वर्ट किस में होगा, सिंपल मॉलिक्यूल में। सिंपल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, यह ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाई प्रोडक्ट के रूप में बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, 673 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है सिंपल मॉलिक्यूल्स में। तो ये रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो गई। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि जो पूरे फिगर का अगर हम रिव्यू करें तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि जो जल है, यानी पौधा उपयोग क्या कहाँ से करता है, वाटर जो है वो ज़मीन से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इन्वायरमेंट से लेता है, और इन ज़मीन से वाटर को और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को सनलाइट की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है, और उसके अलावा ऑक्सीजन के रूप में बाई प्रोडक्ट निकालता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ के केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है, यानी कि स्टोमेटा से जो ऑक्सीजन इंटर करेगा उसके द्वारा रिस्पायरेशन की क्रिया होती है। अब हम रिस्पायरेशन की बात करें या फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में मेजर डिफरेंस क्या है, इसी फिगर से अगर हम पॉइंट वाइज एक एक डिफरेंस को समझें तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि पहले नंबर पे जो रिस्पायरेशन की क्रिया है, रिस्पायरेशन जो होता है ये सभी लिविंग सेल में होता है, जितने भी लिविंग सेल्स हैं सभी में होगा, A to Z, चाहे वो प्लांट्स के हों, चाहे ह्यूमंस के हों, चाहे एनिमल्स के हों, जितने भी लिविंग सेल्स होंगे सभी में रिस्पायरेशन की क्रिया होगी। जबकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ पे होती है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी प्लांट के यानी ग्रीन प्लांट में होता है, सभी के सेल में नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस जो होगा वो सिर्फ ग्रीन प्लांट में होगा, जबकि रिस्पायरेशन जो होगा सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के लिविंग सेल्स में होगा, और जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट के केस में होगा। पहला अंतर। दूसरा अगर हम बात करें कहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसिस जो होगा पौधे के ग्रीन भागों में होता है, पौधों के ग्रीन भागों में होता है। और रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन लीफ से भी होता है, रूट से भी होता है, और स्टेम की जो लेंटिस सेल्स होती हैं वहाँ से भी होता है। रूट से कहाँ से होगा, जो रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं, रूट्स के जो रूट्स हेयर होते हैं वहाँ से होता है। मीन्स आर्गन कौन कौन से, यानी कि रिस्पायरेशन पौधे के किन ऑर्गन्स में होता है, पहले नंबर पे रूट आएगा या कहें रूट हेयर होगा। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम में कौन सा होगा, लेंटिस सेल्स होगा, और साथ में किस में होता है, लीफ में भी रिस्पायरेशन की क्रिया होती है। तो पौधे के किन भागों में रिस्पायरेशन होगा, रूट हेयर में, लेंटिस सेल में और लीफ में होता है। जबकि फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ग्रीन लीफ में होता है, अन्य भागों में नहीं होता है। तीसरी बात करें, तीसरा डिफरेंस क्या है, यह कैटाबोलिक प्रोसेस है और यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस एक एनाबोलिक प्रोसेस है। चौथा क्या है कि फोटोसिंथेसिस में सिंपल मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, और रिस्पायरेशन के केस में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है सिंपल मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर क्या हुआ। 5वें नंबर पे जब सिंपल मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, मीन्स क्या होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा, और ग्लूकोज के निर्माण से क्या होगा, ड्राई वेट क्या होगा, इसका बढ़ेगा, ड्राई वेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जबकि यहाँ पे क्या होता है, उल्टा प्रोसेस होता है। तो जब उल्टी प्रोसेस हो गई, मीन्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में कन्वर्ट होगा, यानी ग्लूकोज का विखंडन होगा। अब जब ग्लूकोज का विखंडन होगा तो उससे क्या होगा,
पौधे का ड्राई वेट घटेगा। यानी किसी भी पौधे के अंदर या ह्यूमंस के अंदर श्वसन की क्रिया बहुत तेज़ी से होने लगे तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, उसका ड्राई वेट घटेगा, मीन्स उसका वजन कम होगा। यहाँ पे चौथा नेक्स्ट अंतर देखते हैं, छठा, कि यहाँ पे इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इंडोथर्मिक प्रोसेस मीन्स यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्रिया होती है, यानी कि सनलाइट से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। जबकि रिस्पायरेशन के केस में क्या होता है, रिस्पायरेशन जो है इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इंडोथर्मिक प्रोसेस मीन्स जो अंदर की एनर्जी होती है यानी ग्लूकोज जो होता है उससे एनर्जी बाहर निकाला जाता है, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है। जबकि श्वसन की क्रिया में क्या है, एनर्जी को बाहर निकाला जाता है लिविंग सेल से, जिससे अपनी जो भी क्रियाएं हैं पौधा या ह्यूमन्स या प्लांट्स या एनिमल्स वो अपना कर सके। सातवां देखते हैं क्या अंतर है। देखिए प्लांट्स रिस्पायरेशन किन सेल ऑर्गेनेल्स में होता है। अगर हम बात करें कि सेल के अंदर होता है, फोटोसिंथेसिस भी सेल में होता है और रिस्पायरेशन भी, लेकिन किस सेल ऑर्गेनेल्स में होता है, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है ये आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और जबकि रिस्पायरेशन की क्रिया कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और जो रिस्पायरेशन होता है यह दो तरह से होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो एरोबिक और एनारोबिक, एरोबिक और एनारोबिक दो तरह का होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे उसमें क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से इसका विखंडन होता है, उसकी क्या स्टेप्स हैं, कितने चरण हैं, कैसे एनर्जी रिलीज होती है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और वो क्लोरोप्लास्ट में हो गया। और अंतर देखते हैं कि इसमें क्या है। एक सेकंड, देखिए आगे देखते हैं क्या अंतर है। तो यहाँ के केस में बाई प्रोडक्ट दोनों में क्या क्या बन रहा है, यानी कि बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट में क्या बाई प्रोडक्ट बन रहा है, बाई प्रोडक्ट यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। जबकि रिस्पायरेशन के केस में बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और जल बन रहा है, साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो ये बाई प्रोडक्ट के आधार पे कि यानी कि दोनों में बाई प्रोडक्ट किस टाइप्स के बनते हैं उसके आधार पे ये डिफरेंस था। आगे और भी डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए जो रिस्पायरेशन है ये हमेशा होता रहता है, यानी कि ऑल टाइम होता रहेगा, चाहे वो दिन का समय हो, चाहे रात का समय हो, चाहे दोपहर का समय हो। रिस्पायरेशन की क्रिया जो है सतत चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। जबकि फोटोसिंथेसिस के केस में क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस सिर्फ लाइट की उपस्थिति में, यानी जब सनलाइट होगा, यानी लाइट की उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, यानी कि दिन के समय में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी और रात के समय में फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। जबकि रिस्पायरेशन की क्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कि रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन में सनलाइट का कोई रोल नहीं होता, यानी कि सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि फोटोसिंथेसिस के केस में सनलाइट की आवश्यकता होती है। और एक अगर केमिकल रिएक्शन के आधार पे अंतर देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन के आधार पे यहाँ पे ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, यानी केमिकल रिएक्शन के आधार पे देखा जाए तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, जबकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। और जबकि रिस्पायरेशन के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में यहाँ पे ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है और जिससे एनर्जी रिलीज होती है। तो अब आगे के हम अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स क्या हैं रिस्पायरेशन के, किस भागों में रिस्पायरेशन होता है और उसके क्रेब्स साइकिल्स क्या हैं, ग्लाइकोलिसिस साइकिल्स क्या हैं, कहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलती है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है। उन सभी चीज़ों को देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चलिए देखते हैं टाइप ऑफ रिस्पायरेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो एरोबिक होता है, दूसरा नॉन एरोबिक होता है या एनारोबिक होता है। मीन्स जो रिस्पायरेशन होगा वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होगा और ऑक्सीजन के एब्सेंटी में भी होगा। मीन्स ऑक्सीजन की आवश्यकता भी होगी और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है, तो दोनों कंडीशन में होता है। अब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने के दौरान
जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है उस दौरान एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह की क्रियाएं होती रहती हैं। तो जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा तो उस समय दोनों क्रियाएं होंगी, एरोबिक और एनारोबिक, मीन्स Y की उपस्थिति में और Y की अनुपस्थिति में दोनों कंडीशन में पायरुविक एसिड बनेगा। इसके बाद पायरुविक एसिड जो बनता है वो पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एसिटल को एंजाइम बनाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में एसिटल को एंजाइम बनाएगा। और ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन की एब्सेंट अगर है, ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंट की कंडीशन पे क्या होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। जब ऑक्सीजन ऐड होता है यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो उस दौरान क्या होता है, उस समय क्या होता है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। यानी कि पूरे रिस्पायरेशन में होगा क्या, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। तो पूरे रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि उस समय क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल चलती है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, गैस और एनर्जी रिमूव होते हैं या बाई प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। यानी कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ये ग्लाइकोलिसिस के जो बात करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने तक की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। यानी ग्लूकोज से लेकर के पायरुविक एसिड बनने तक की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। और उस दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, मीन्स बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना ही ग्लाइकोलिसिस की क्रिया चलती रहती है। अब ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया है वो कई चरणों में चलती है, लगभग 9 से 10 चरणों में चलेगी और सभी चरण में कोई न कोई एंजाइम्स कार्य करते रहेंगे। और एक चरण ऐसा है जिसमें कोई भी एंजाइम्स कार्य नहीं करता है। अब बात करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस शुरुआत कहाँ से होगी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से होगा। क्यों, ग्लूकोज ही तो बना था, फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज ही वह खाद्य पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट बना था जिसके ऑक्सीडेशन के द्वारा प्लांट्स अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है एंजाइम हेक्साकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। 6 फॉस्फेट का मतलब है कि जो ग्लूकोज का छठा कार्बन है उस पर फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल जुड़ता है। वो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल कहाँ से मिलता है, जो एटीपी बनी रहती है, यानी कि जो एटीपी संचित रहती है खाद्य पदार्थ के अंदर, उस एटीपी को एडीपी पे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाहर करते हैं या रिमूव करते हैं, वह फॉस्फेट मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल वाला होता है। अगले चरण में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लाइको आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है, यानी कि एक और प्रोडक्ट बनाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का। यह एक मॉलिक्यूल है जो 6 कार्बन का होता है। अगला चरण फिर आता है जिसमें फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है। 1,6 डाइफॉस्फेट, ध्यान देने की बात यही है कि यहाँ पे फिर एक एटीपी में जो फॉस्फेट के रूप में ऊर्जा संचित है वह यहाँ पे फिर रिमूव होता है, यानी एक फॉस्फेट और रिमूव होगा, वो जुड़ेगा कहाँ पे, ग्लूकोज के पहले कार्बन पे। यानी ग्लूकोज में क्या है, 6 कार्बन है और पहले कार्बन मॉलिक्यूल से वो फॉस्फेट जुड़ता है। तो यहाँ पे फिर कहा जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, क्योंकि 2 फॉस्फेट जुड़ चुके हैं इसलिए इसको डाइफॉस्फेट कहा जाएगा। 1,6 इसलिए कहा जाएगा क्योंकि एक फॉस्फेट जो है कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा है, दूसरा फॉस्फेट जो है कार्बन नंबर 6 पे जुड़ा हुआ है। दोनों क्या है, ये पूरा जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। अब ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो है ये टूटता है, 2 मॉलिक्यूल अलग अलग 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं और दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, 3-3 कार्बन के होंगे, यानी कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल टूट करके 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। उसमें से 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स कौन है, पहला जो बनेगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है, और दूसरा जो बनता है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का होता है।
अब इन दोनों की बात करें तो दोनों को अगर आपस में मिलाया जाए तो देखा जाता है तो 2 मॉलिक्यूल बन गए। यहाँ पे लिखा गया है 2 मॉलिक्यूल, एक तो मॉलिक्यूल ए बना और दूसरा मॉलिक्यूल ए बन गया। कार्बन जो था वो हाफ हाफ हो गया, यानी कि जो कार्बन 6 था वो 3 इसके पास आ गया और 3 यहाँ पे इसके पास हो गया। मीन्स क्या है कि यहाँ से अब जितने भी स्टेप होंगे, यानी जितने भी प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे हर स्टेप के बाद, वो सभी क्या होंगे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाले होंगे, लेकिन 2 मॉलिक्यूल होंगे। यानी कि इसका और इसका मिला करके एक कर लें तो 2 मॉलिक्यूल्स का बनता जाएगा। हम एक ही स्टेप्स को लेकर के चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना। अब यहाँ पे आकर के एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो ये हो जाता है 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड्स, यानी कि 3 कार्बन वाला एक और प्रोडक्ट बनता है, 2 मॉलिक्यूल बनता है। और यहाँ पे कोई एंजाइम उपयोग नहीं की जाती है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई भी एंजाइम कार्य नहीं करती है। इसके अलावा इसके बाद हम बात करते हैं कि ट्राइलोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ध्यान दीजिएगा, ट्राइलोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज हो सकता है इमेज में कम दिखे, तो ट्राइलोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो कन्वर्ट किस में होगा 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, लेकिन साथ में बनाएगा क्या एक NADP को, यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो यहाँ पे रिमूव होगा वो आकर के, यानी कि इससे जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो आकर के NADPH2 से जुड़ जाएगा। मीन्स क्या है NAD क्या है, एक रिसीवर का काम करेगा और जिससे आकर के हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन आयंस है वो आकर के जुड़ जाएंगे, जिससे क्या बनेगा 2NADH2 का निर्माण होगा। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद जो स्टेप होगा यहाँ पे क्या होगा ATP का निर्माण होगा। तो अब देखिए 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वह फॉस्फोग्लिसरिक ट्रायोफॉस्फोराइलेज शार्ट में लिखा गया है। P का मतलब है फॉस्फोग्लिसरिक, यानी PG का मतलब है फॉस्फोग्लिसरिक ट्रांस फॉस्फोराइलेज। ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, लेकिन निर्माण साथ में क्या करता है 2-ADP को ATP में बनाता है, यानी कि यहाँ पे ATP का निर्माण हो रहा है। इसके पहले क्या था, यहाँ पे ATP का खर्च हो रहा था, मीन्स जो ATP था वो खर्च हुआ था। अब क्या हो रहा है कि ATP का निर्माण हो रहा है। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे एक ATP जो है हमको मिलता है यहाँ पे, यानी 2 मॉलिक्यूल है इसलिए 2 ATP लिखा गया है, तो यहाँ पे 2 ATP हमको मिल जाएगा। इसके बाद के चरण की अगर बात करें तो एनालोज एंजाइम होता है जो जल के मॉलिक्यूल्स को बाहर करता है, और उसके अगले चरण के बाद 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का निर्माण होता है जो 2 मॉलिक्यूल का होता है और 3 कार्बन वाला होता है। अब यहाँ पे इसके बाद फिर हमको 2 ATP का मॉलिक्यूल मिलेगा। तो 2 ATP का मॉलिक्यूल मिलेगा तो यहाँ पे यूज क्या किया जा रहा है, पायरुवेट काइनेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पायरुवेट काइनेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है और उस पायरुवेट काइनेज एंजाइम के माध्यम से पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। और वो पायरुविक एसिड क्या होंगे 2-ADP होगा और 2-ATP होगा। देखिए पायरुवेट काइनेज एंजाइम से पायरुविक एसिड का निर्माण होगा। पायरुविक काइनेज एसिड जब निर्माण होगा तो उसके पहले क्या होगा कि 2-ADP जो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल थे उस पर एक और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आकर के जुड़ता है और जिससे क्या होता है ATP का निर्माण होता है, यानी कि 2 ATP का निर्माण यहाँ पर हो गया। अब इसमें हमको समझना क्या है कि कितना ATP खर्च हो रहा है, कितना ATP बन रहा है। अब देखिए एक ATP यहाँ पे खर्च हुआ, एक ATP यहाँ पे खर्च हुआ, दूसरा ATP यहाँ पे खर्च हुआ, यानी कि 2 ATP के मॉलिक्यूल्स हमने खर्च किए, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स को हमने खर्च किया। इसके बाद बना क्या, हमको मिला क्या, इसके बाद हमको मिला 2 NADH2, ठीक है, 2 ATP हमारा खर्च हुआ है, ठीक है। मिला क्या हमको NADH2 का 2 मॉलिक्यूल, और उसके अलावा हमको ATP 2 ATP यहाँ पे मिले और 2 ATP यहाँ पे मिले। तो ATP की अगर हम बात करें तो ATP जो है वो हमको 4 ATP मिला है। तो टोटल 4 ATP मिले हैं, 2 NADH2 का मॉलिक्यूल मिला है। एक NADH2 का मॉलिक्यूल जो कन्वर्ट जब होता है तो 3 ATP के मॉलिक्यूल के बराबर एनर्जी उत्पन्न करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें
तो 1 × 3 अगर करते हैं तो 6 ATP यहाँ पे हो जाएगा, ठीक, और 4 ATP यहाँ पे है, तो इस 6 और 4 मिल करके, यानी 6 और 4 मिल करके टोटल 10 हो जाएंगे। टोटल 10 ATP का निर्माण होगा। उन 10 ATP में से अगर हम देखेंगे 2 ATP हमने खर्च कर दिया था, 2 ATP हमने खर्च कर दिया था, तो टोटल हमारे पास कितने ATP बच रहे हैं? 8। यानी कि ग्लाइकोलिसिस में जो हम टोटल ATP उत्पन्न कर रहे हैं वो 8 ATP का निर्माण कर रहे हैं, और साथ में 2 मॉलिक्यूल, यानी कि ATP के 2 मॉलिक्यूल जो शुद्ध मॉलिक्यूल के रूप में अगर हम बात करें सिर्फ ATP की, तो एक यहाँ पे बनता है और एक यहाँ पे बनता है, और साथ में एक NADH2 का निर्माण होता है। रोकिए, वीडियो को रोकिए। देखिए यहाँ पे पूरे अगर ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन या उसके स्टेप्स को देखेंगे तो जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स क्या हैं? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है। यानी कि एक तरह से हम देखें तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में निर्माण हुआ, यह मॉलिक्यूल कन्वर्ट नहीं हो सकता, यानी कि रिवर्स नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण किया, तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर कन्वर्ट होकर के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना सकता है, यानी कि रिवर्सिबल है। यानी कि कुछ ही स्टेप को छोड़ करके सारे स्टेप्स क्या हैं? रिवर्सिबल हैं। आप फिगर में बना लीजिएगा, जितने भी स्टेप्स हैं वो सभी रिवर्सिबल हैं। एक पहले स्टेप को छोड़कर, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनता है वो क्या है? आपका इरिवर्सिबल है। तो ये आपका ग्लाइकोलिसिस की पूरी साइकिल हो गई या स्टेप्स हो गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्रेब्स साइकिल किस तरह से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है और एनर्जी का निर्माण करता है। थैंक यू।